कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो आज हम लोग गणित पढ़ेंगे, तो गणित में सवालों को हल करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कक्षा 11 में हम क्या पढ़ेंगे। कक्षा 11 में हम गणित में स्ट्रेट लाइंस पार्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद बायोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में एक नया पाठ समाकलन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में इवोल्यूशन पार्ट को पढ़ेंगे। तो देर किस बात की है, अपना कॉपी कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। रेखा का व्यापक समीकरण ये 3 प्रकार से होगा बच्चों, ढाल अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप तथा लंब रूप। तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे पहले विषय के साथ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 यानी ये एक रेखा का व्यापक समीकरण है जिसके हमें विभिन्न रूप देखने हैं। तो पहला रूप है ढाल अंतःखंड रूप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों एक रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ स्थिति ये दी गई है, यदि b का मान 0 के बराबर ना हो तो क्या होगा बच्चों, y का मान हो जाएगा -a बटा b x माइनस c बटा b। इसको बच्चों आप अपनी पुस्तिका में हल करके देख सकते हैं। by को रहने दीजिए आप वाम पक्ष में ही, और जब आप ax और c को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो होगा -ax और -c। केवल y को यहाँ रखते हुए जो y का जो गुणांक है उसको हम नीचे भेज देते हैं दाएं पक्ष में, तो वो भाग में चला जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा y बराबर -a बटा b गुना x माइनस c बटा b। आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमारे पास एक व्यापक रूप है ढाल अंतःखंड रूप का जिसमें होता था y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यदि मैं इसको समीकरण 1 मान लूं, समीकरण 1 जो दे रखा है और जो हमने प्राप्त किया था y बराबर -a बटा b x माइनस c b, इन दोनों की यदि मैं तुलना करती हूँ तो m का मान प्राप्त होता है -a बाय b और c जो कि अंतःखंड है उसका मान प्राप्त होता है -c बटा b। हम जानते हैं कि समीकरण 1 उस रेखा की ढाल अंतःखंड रूप है जिसकी ढाल -a बटा b और y अंतःखंड जो है वो -c बटा b है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि यदि b 0 के बराबर हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास समीकरण बचेगा ax प्लस c इज इक्वल टू 0। आप ax को वाम पक्ष में ही रहने दीजिए और c को दाएं पक्ष में ले जाइए तो वो हो जाएगा -c। केवल x को वाम पक्ष में रखते हुए बराबर में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, -c बटा a जो कि एक रेखा का समीकरण है जिसकी ढाल अपरिभाषित है और x अंतःखंड का मान -c बटा a है। आगे बढ़े बच्चों तो देखते हैं हम दूसरा रूप अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि c 0 के बराबर नहीं है तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जो कि एक व्यापक रूप है, रेखा का समीकरण है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x बटे में -c बटा a प्लस y बटे में -c बटा b बराबर 1। इसको बच्चों आप हल करके देख सकते हैं। ax प्लस by ऐसे ही रहने दीजिए और c जो है उसको दाएं पक्ष में ले जाइए तो आपका जो समीकरण होगा वो बन जाएगा ax प्लस by बराबर -c।
कुछ नहीं करना है बच्चों। फिर x और y, इसको हमें जो माइनस सी है उसको भाग में ले आना है वाम पक्ष में, तो वो माइनस सी x और y दोनों के ही नीचे आ जाएगा और a b से फिर उस पूरे को भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर इसको हम इस समीकरण से तुलना करेंगे जो व्यापक रूप होता है अंतःखंड रूप का, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। ऐसा करने पर हमें x अंतःखंड जो a है, छोटा a, उसका मान प्राप्त होता है माइनस सी बटा a, और जो b यानी जो y अंतःखंड है वो बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस सी बटा b। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो हम जानते हैं कि समीकरण 1 उस रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप है जिसके क्रमशः x अंतःखंड माइनस सी बटा a और y अंतःखंड माइनस सी बटा b है। आगे बढ़े तो हमने देखी एक और स्थिति कि यदि c 0 के बराबर हो जाए तो समीकरण जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ax प्लस by बराबर 0। ऐसा हम लिख सकते हैं जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है और इसलिए अक्षों पर 0 अंतःखंड है। इस पर आधारित बच्चों कर लेते हैं एक उदाहरण। एक रेखा का समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 है। इसकी ढाल x और y अंतःखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो दिया हुआ समीकरण सबसे पहले लिख लेंगे 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करने पर बच्चों समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा कुछ इस रूप में, y बराबर 3 बटा 4x जमा 5 बटे 2। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसकी तुलना यदि मैं ढाल बिंदु रूप से करूं तो वो होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m का मान यहाँ हमें प्राप्त हो गया 3 बटा 4 तथा c का मान हमें प्राप्त होगा 5 बटे 2। पर पहले प्रश्न में केवल हमको ढाली निकालनी थी तो हमने वहीं तक किया। अब इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें अंतःखंड प्राप्त हो। तो बच्चों आपको सिखाया था जब c का मान 0 ना हो तो क्या करना है, c को ले जाएंगे हम दाएं पक्ष में। यहाँ c का मान 10 है, 10 को जब मैं दाएं पक्ष में लेके जाऊंगी तो वो होता है -10। समीकरण किस प्रकार से लिखना था बच्चों, -10 दोनों तरफ रहेगा, x के नीचे भी y के नीचे भी, और 3 और 4 से भाग देना है। क्योंकि 4 और 10 को भाग दिया गया तो वो 5 बटे 2 हो गया। इस समीकरण को यदि मैं तुलना करूं व्यापक समीकरण x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 यानी जो हमारा अंतःखंड रूप है, उससे x अंतःखंड प्राप्त होता है -10 बटा 3 और y अंतःखंड हमें प्राप्त होगा 5 बटा 2। इसी के साथ ये उदाहरण यहाँ समाप्त होता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो रेखा का समीकरण है इसका आखिरी रूप यानी लंब रूप, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि एक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या ax प्लस by बराबर -c। बच्चों यदि c का मान 0 के बराबर ना हो तो आप जब उसको वाम पक्ष से दाएं पक्ष की ओर लेके जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ax प्लस by बराबर -c। इससे निरूपित रेखा का जो लंब रूप होगा वो होगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। इसलिए दोनों समीकरण जो होंगे वो समान होंगे, अतः a बटा cos ओमेगा बराबर b बटा sin ओमेगा बराबर -c बटा p। इसको जब हमने आगे हल किया तो देखा कि cos ओमेगा का हमें मान प्राप्त हुआ -ap बटा c और sin ओमेगा का जो हमें मान प्राप्त हुआ वो हुआ है -bp बटा c। अब बच्चों आपने अपनी कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा एक पाठ त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें आपने पढ़ी होंगी कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर आपको sin स्क्वायर ओमेगा और cos स्क्वायर ओमेगा दे रखा है। कुछ नहीं करना बच्चों, sin ओमेगा का मान डाल दीजिए -bp बटा c और cos ओमेगा का मान डाल दीजिए -ap बटा c। उनके वर्गों का योग लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि p स्क्वायर का मान आता है c स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो है बच्चों p स्क्वायर का मान था। यदि मैं p का मान प्राप्त करना चाहूं तो वो हो जाएगा प्लस माइनस c बटा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से हमको cos ओमेगा और sin ओमेगा का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ वीडियो को पॉज करके
इन सभी जो आपके समीकरण बनते जा रहे हैं इनको अपनी पुस्तिका में स्वयं हल कर कर देख सकते हैं। इस प्रकार समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का जो लंब रूप है वो आता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p, जहां cos ओमेगा बराबर प्लस माइनस a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन ओमेगा बराबर प्लस माइनस b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और p बराबर प्लस माइनस c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चिन्हों का उचित चयन इस प्रकार किया जाता है कि p धनात्मक रहे। तो बच्चों आप इसमें जो cos ओमेगा साइन ओमेगा इसमें जो चिन्ह है आप इस प्रकार से देखेंगे कि p का जो मान आए वो धनात्मक आए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी पर आधारित एक उदाहरण में कहा गया है कि एक समीकरण है अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। इसको लंब रूप में रूपांतरित करना है और p तथा ओमेगा का मान ज्ञात करना है। आगे बढ़े तो हमने देखा हल। दिया हुआ समीकरण जो है अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और 1 से हमको प्राप्त हुआ a का मान अंडर रूट 3 और b का मान 1। तो जब इन दोनों का वर्गों का योग हम लेते हैं तो हमको 4 प्राप्त होता है और अंडर रूट 4 का मान होता है 2। अब यदि मैं 2 से भाग दूं तो मुझे प्राप्त होगा समीकरण अंडर रूट 3 बटा 2x प्लस 1 बटा 2y बराबर 4। जब इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, किससे करनी है बच्चों तुलना? हम इसका तुलना करेंगे त्रिकोणमितीय फलन के जो मान दिए होते हैं। तो cos 30 डिग्री का मान है अंडर रूट 3 बटा 2, तो मैं अंडर रूट 3 बटा 2 की जगह cos 30 डिग्री लिख सकती हूँ। और 1 बटा 2 क्या होता है बच्चों? ये होता है साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर मैं साइन 30 डिग्री लिख सकती हूँ और इसको हमने माना समीकरण 2। अब रेखा के व्यापक समीकरण का जो लंब रूप होता है वो होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। इससे जब हम दोनों की तुलना करेंगे समीकरण 2 और व्यापक समीकरण की, तो p का मान प्राप्त होता है 4 और ओमेगा का मान होता है 30 डिग्री। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा रेखा के व्यापक समीकरण के 3 विभिन्न रूपों के बारे में। घर जाइए बच्चों, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। अब हम इसका पहला पाठ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय और वृद्धि के बारे में। परिचय। अब आप बीज पौध, पादप तथा परिपक्व पौधों जैसे शब्द से परिचित हो गए हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल के नियामक ऊंचाई एवं गोलाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई तक होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतति या वंशज होती है। सेब में अंकुरन एवं नवोद्भिदों का परिवर्धन। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। परिवर्धन 2 प्रक्रियाओं का योग्य है, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों के उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि को अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवार्य
स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचय प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है, इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है और ये इस प्रकार का दिखता है। पादप वृद्धि प्राय अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभेदक यानी मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभेदकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं व शाश्वतता यानी निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती है वे पादप शरीर की रचना करती है। इस प्रकार की वृद्धि जहाँ पर भी विभेदक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। मूल शिखाग्र विभेदक तथा प्ररोह शिखाग्र विभेदक पौधों की प्राथमिकता वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतया पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीज पत्ती तथा नग्न बीज पौधों में पार्श्व विभेदक संवहनी कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये विभेदक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। वृद्धि माप योग्य है। संवहनी कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधा मापना कठिन मूल है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होते हैं। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड यह है: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। यह मक्के के मूल शिखाग्र विभेदक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती है, जबकि एक तरबूज कोशिका में कोशिकाओं की आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाली वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। एक पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि के चरण। वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है: विभेदकीय, दीर्घीकरण और परिपक्वता। विभेदकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोह शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती है। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती है और व्यापक संलक्ष्य केंद्र को अधिकृत किए होती है। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेल्यूलोजिक होती है। दीर्घीकरण विभेदक क्षेत्र के समीपस्थ कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ राजधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं हैं। परिपक्वता पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती है तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं राजधानी चरम पर होती है।
वृद्धि दर। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय संवर्धन हो सकती है। दिए गए चित्र में अंकगणितीय वृद्धि है और दूसरे चित्र में ज्यामितिक वृद्धि। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घाकृत होते मूल में देख सकते हैं। इस ग्राफ को देखें जिसमें अंक की लंबाई समय के विरुद्ध अखिलित की गई है, जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है। इसे हम गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार चक्र कर सकते हैं। LT equals to L0 plus RT, जिसमें LT है टाइम t के समय लंबाई, L0 है टाइम शून्य के साथ समय लंबाई और R जो है वो वृद्धि दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है और यह इसके बाद तीव्र गति से चरघातांकी दर में बढ़ती है। यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं के एक समसूत्री कोशिका के विभाजन के अनुकरण करती है तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती है। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या एस ग्राफ पाते हैं। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ अप्रगामी अवस्था रहे होते हैं। ये सभी कोशिकाओं, उत्तकों एवं एक पौधों की विशेष अंगों के लिए आदर्श है। चरघातांकीय वृद्धि को कुछ इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। W1 equals to W0 की पावर ERT। W1 अंतिम आकार है, W0 प्रथम आकार प्रारंभिक समय में, R यानी वृद्धि दर, T यानी समय में वृद्धि और E स्वाभाविक लघुगाणिक का आधार। यहाँ R बराबर एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई कोशिकाएं एवं उच्च पादपों पर पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है, जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणाली के वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से की जा सकती है। पहला, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा, दी गई प्रणाली के प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरणार्थ, प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। दो पत्तियों अ और ब विभिन्न आकारों की दिखाई गई है, लेकिन दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है। फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज्यादा है। अ वाली पत्ती की वृद्धि दर ज्यादा है। वृद्धि के लिए दशाएं। इस सूची में जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती है, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी होती है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। पौधों द्वारा पोषकों की आवश्यकता जीव द्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। बिलगाव उसकी
उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके साथ ही पर्यावरण संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और वृद्धि। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन, परिवर्धन और पादप वृद्धि नियामक। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। इस अध्याय को हमने 5 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाकलन के अनुप्रयोग की भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन तथा साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल यानी कि एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि इस अध्याय के नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, इस अध्याय में हम जानेंगे कि समाकलन का कहां-कहां पर प्रयोग होता है, अर्थात इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन कहां-कहां पर है, हम ये जानेंगे। तो दोस्तों, ज्योमेट्री में हमने बहुत से ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, ट्रेपीजियम और सर्कल जैसे बहुत से फिगर्स का फॉर्मूला का यूज करके हमने एरिया कैलकुलेट किया है, और वो फॉर्मूलेस हमारे फंडामेंटल फॉर्मूलेस हैं इन द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इन फॉर्मूला से हम सिंपल फिगर्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा इनएडिक्वेट हो जाएगा अगर हमें कैलकुलेट करना होगा एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स। तो दोस्तों, हमारे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to fx, the ordinates x is equals to a, x is equals to b and x axis while calculating definite integral as limit of a sum। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम समाकलन का अनुप्रयोग जानेंगे साधारण वक्रों के अंतर्गत तथा सरल रेखाओं एवं वृत्तों, परवलयों तथा दीर्घवृत्तों केवल मानक रूप की चापों के बीच घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना समाकलन का अनुप्रयोग से। तो यहाँ पर हम सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स इन फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, area between lines and arc of a circles, parabola and ellipse, और साथ के साथ हम area bounded by the two curves भी जाने। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कि समाकलन का हम कहां-कहां पर अनुप्रयोग करते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल हम किस प्रकार से समाकलन का अनुप्रयोग करके ज्ञात करेंगे ये। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आपको एक कर्व दिख रहा होगा y is equals to fx। अगर आपसे ये कहा जाए कि हमें इस कर्व के अंतर्गत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, इस तरह के एरिया कैलकुलेट करने का जो सबसे इजी और इंट्यूटिव वे है वो है कि लिमिट ऑफ अ सम का यूज करके हम एरिया कैलकुलेट करें। तो इस तरह के एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर हमें
एक बहुत ही पतली सी वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी होती है। अगर यहाँ पर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो यहाँ पर उस वर्टिकल स्ट्रिप की हमारी जो विड्थ होगी वो हो जाएगा हमारा dx और जो हाइट हो जाएगी वो होगा हमारा y। तो जब आप इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलेगा dA is equals to y dx where y is equals to fx। ये जो एरिया होगा आपका, ये होगा आपका एक एलिमेंट्री एरिया जो कि सभी आर्बिट्रेरी पोजीशन पर लोकेटेड होगा। चूंकि हमारा ये जो कर्व है ये x is equals to a से लेकर x is equals to b तक है, इसलिए इन छोटे छोटे एरियाज का जब आप सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से a is equals to इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, जहाँ x की लिमिट हो जाएगी a से लेकर b तक, क्योंकि हमारे जो ऑर्डिनेट्स हैं वो a से लेकर b तक के हैं x एक्सिस के। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिला है इस तरह के कर्व का एरिया फाइंड करने का, जो कि है अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो उसकी एरिया हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, जहाँ x की लिमिट होगी a से लेकर b तक। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं इस तरह के सिंपल कर्व्स का। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल का हमने जो फिगर लिया है वो आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। अगर आपसे इस कर्व का एरिया फाइंड करने को कहा जाए तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो आपको सही सा मेजरमेंट नहीं आएगा आपके एरिया का, इसलिए यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। तो जब आप हॉरिजॉन्टल आर्बिट्रेरी स्ट्रिप कट करेंगे तो यहाँ से उसकी विड्थ आपको मिल जाएगी dy और उसका लेंथ आपको मिल जाएगा x। तो जिस तरह से अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने एरिया फाइंड किया था उसी तरह से यहाँ पर भी हम एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम जो आर्बिट्रेरी स्ट्रिप ले रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला डिराइव होगा हमारे इस शेडेड एरिया का वो आ जाएगा हमारा a is equals to इंटीग्रेशन ऑफ gy dy, जहाँ y की लिमिट हो जाएगी a से लेकर b तक। आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह की आप आर्बिट्रेरी स्ट्रिप कट करेंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चलिए दोस्तों और एग्जांपल्स देखते हैं हम। स्क्रीन पर आपको ये जो कर्व दिख रहा है इसका एरिया अगर आपको फाइंड करने को कहा जाए तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे? सिमिलरली आर्बिट्रेरी स्ट्रिप के कॉन्सेप्ट से भी यहाँ पर आप एरिया आसानी से फाइंड कर लेंगे, जिसका कि फॉर्मूला सिमिलर ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस होगा वो होगा कि यहाँ पर जो आपका एरिया आएगा वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव में आएगी नहीं, इसलिए यहाँ पर हम हमारे उस एरिया का मॉड्यूलस लेंगे तो यहाँ से हमारे एरिया का जो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ इंटीग्रेशन fx dx, जहाँ x की लिमिट होगी a से लेकर b तक, क्योंकि हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एरिया के लिए। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीन पर आपको जो नेक्स्ट कर्व दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। अब अगर आपको इस तरह के कर्व का एरिया फाइंड करना है तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों सिमिलरली आर्बिट्रेरी स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट यूज करके आप दोनों एरिया जो आपको दिख रही है उस एरिया के मेजरमेंट में आर्बिट्रेरी स्ट्रिप लेंगे और दोनों एरिया को A1 और A2 मान लेंगे। एक एक करके आप इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो आपका जो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ A1 प्लस A2। क्योंकि A1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पर जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो A1 होगा उसका हम मॉड्यूलस लेंगे और A2 हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इन दोनों का मेजरमेंट ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा इस गिवन कर्व का इनक्लोज्ड एरिया। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें आपने देखा कि किस तरह से आर्बिट्रेरी स्ट्रिप लेकर हम गिवन कर्व का एरिया फाइंड करते हैं, जिससे कि ये कुछ फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं। अब इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में और फिर हम प्रैक्टिस कर करके सीख जाएंगे कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं एरिया फाइंड करने में। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे एक क्वेश्चन की तरफ जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह ये आर्बिट्रेरी स्ट्रिप कॉन्सेप्ट यूज करके हम एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड फिगर फाइंड करते हैं। हमारा गिवन क्वेश्चन है, विथ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये गिवन जो सर्कल है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो दोस्तों इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया भी हम फाइंड करेंगे आर्बिट्रेरी स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट यूज करके। उसके बाद जिस तरह का स्ट्रिप हम ले रहे हैं उस तरह के फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि किस तरह से हम एरिया फाइंड करेंगे हमारे इस गिवन क्वेश्चन का। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक सर्कल का इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है हमारा रेडियस का स्क्वायर, यानी कि हमारा जो रेडियस है यहाँ पर वो है a। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं रेडियस पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ रेडियस। रेडियस हमारा आएगा यहाँ पर a0, ओरिजिन हमारी 0 0 होती है। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो सर्कल है ये कितना स्पेस या कितना एरिया इनक्लोज कर रही है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे आर्बिट्रेरी स्ट्रिप से और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इस पूरे सर्कल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वाड्रेंट है हमारा, यहाँ पर अब हम वर्टिकली स्ट्रिप ले रहे हैं आर्बिट्रेरी, जिसका की लेंथ हो जाएगा y और विड्थ हो जाएगा dx। तो चूंकि यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लिया है तो यहाँ से हमें इसका एरिया मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय दिए हुए वक्र का अर्थात कर्व का x एक्सिस और ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a से इनक्लोज्ड एरिया AOBA का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन y dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। अब यहाँ पर y dx है तो यहाँ पर हमें अब y की वैल्यू पुट करनी होगी। y की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे? y की वैल्यू हम हमारी गिवन सर्कल के इक्वेशन से डिराइव करेंगे और पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। अब यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे। उस फॉर्मूला को हम अब यहाँ पर पुट करेंगे जिससे कि हमारा ये इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा फर्दर 4 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, जिसकी लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी a। जब हम यहाँ से फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, जिसे आप और सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, यानी कि पाई a स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हमें जो दिया गया वृत्त है उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है पाई a स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम फॉर्मूला का यूज करके एरिया फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से हम कैसे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जब आप स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो यहाँ पर आपको जो लेंथ मिलेगा वो हो जाएगा x और जो विड्थ मिलेगी वो हो जाएगा dy। तो जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को कट करते हैं तो वहां से आपका जो एरिया का फॉर्मूला मिलता है वो होता है x dy। तो यहाँ पर उसी तरह से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x dy, जहाँ y की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। अब चूंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है तो अब हम हमारे गिवन सर्कल के इक्वेशन से x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो जब हम यहाँ से x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस भी होगा लेकिन हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। जब आप यहाँ पर अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, जहाँ y की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। फर्दर आप इसका फॉर्मूला जानते हैं
कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy का क्या होता है। जब आप इस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y अपॉन a, जहाँ हमारी जो लोअर लिमिट होगी वो होगी 0 और हमारी जो अपर लिमिट होगी वो होगी a। इसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, यानी कि पाई a स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपने देखा कि चाहे आप स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल ले या वर्टिकल ले, इस गिवन फिगर का आपको उन दोनों प्रोसेस से एरिया जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज करके डिटरमाइन करते हैं एरिया। यहाँ पर हमें सर्कल दिया हुआ था, इसी तरह आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको इलिप्स दिया हुआ होगा। तो इलिप्स के लिए भी आप सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, और फिर उसका इनक्लोज्ड एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी एरिया अंडर सिंपल कर्व्स अर्थात साधारण वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के बारे में। अब इसके बाद सरल रेखाओं और वक्र पर आधारित कुछ और प्रश्न हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस तरह के प्रश्न घर जाकर जरूर हल कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा समाकलन के अनुप्रयोग की भूमिका के बारे में तथा साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल के बारे में। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय का आखिरी अंश भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को पूरा पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम विकास का संक्षिप्त विवरण और मानव का उद्भव और विकास, इन दोनों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विकास का संक्षिप्त विवरण। इस विषय बिंदु में हम जानेंगे कि विकास से क्या क्या बदलाव हुए थे और वो कैसे इस धरती पर हुआ था। तो लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। ये अब कैसे प्रकट हुआ था, ये चीज अज्ञात है, ये चीज कोई भी नहीं जानता है। लेकिन इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता होगी। यह अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के समान रही होगी, जो कि आजकल के पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं। और फिर धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुए होंगे। और 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव, जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, ये जीव बने एवं क्रियाशील हुए होंगे। जबड़े रहित मछली 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई होंगी। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए होंगे। पादप धरती पर सबसे पहले प्रकट होने वाले जीव थे। पशुओं के आने से पहले ही ये पूरी पृथ्वी पर फैल चुके थे। और दोस्तों, सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई थी जो कि थी सीलाकैन थी, जिसे कि विलुप्त मान लिया गया था। और ऐसे ही प्राणी पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए होंगे और ये जल एवं थल दोनों पर रहे होंगे। लेकिन हमारे पास
पहले उभयचर प्राणियों का कोई नमूना नहीं है। हालांकि ये आधुनिक युग के प्राणी मेंढक एवं सैलमेंडर जीवों के पूर्वज रहे होंगे। फिर बाद में उभयचर प्राणी सरीसृप के रूप में विकसित हुए और एक बार फिर आज हम सिर्फ इनके उत्तराधिकारी जैसे कि टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल इन सभी को देख सकते हैं। अगले 200 मिलियन वर्ष पूर्व विभिन्न आकार के एवं आकृति वाले सरीसृप पृथ्वी पर हर जगह फैल गए थे। इनमें से कुछ जमीन पर रहने वाले सरीसृप वापस समुद्र में चले गए और वे मछली जैसे सरीसृपों में विकसित हो गए थे, जैसे कि इख्थियोसॉरस। और ये सारी बातें 200 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। बेशक पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप थे डायनासोर, जैसे कि टी-रेक्स। ये बहुत ही विशाल थे। ये टी-रेक्स तो 20 फुट जितना ऊंचा था। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। इसका कारण तो सही तरीके से नहीं पता, लेकिन शायद उल्कापिंड या मौसम में बदलाव के कारण ये पृथ्वी से समाप्त हो गए होंगे। कुछ समय बाद पहले स्तनधारी प्राणी इस पृथ्वी पर आए जो कि श्रू के जैसे दिखते थे, और आप श्रू की फोटो साथ में देख सकते हैं। अब जो ये स्तनधारी प्राणी थे ये बाकी जीवों से ज्यादा समझदार थे, जैसे कि वो अपने आसपास के खतरे को भांप लेते थे। वैसे उस समय पर इतना ही समझदार होना काफी था उत्तरजीविता के लिए। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मानव का उद्भव और विकास को समझ लेते हैं। इसमें हम जानेंगे कि मानवों का उद्भव कैसे हुआ और कैसे वो विकसित हुए, कौन कौन से बदलाव उनमें हुए थे। तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नामक नर वानर विद्यमान थे। इनके शरीर पर बहुत से बाल थे और ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। और दोस्तों हमें कुछ जीवाश्म तो अफ्रीका के इथोपिया और तंजानिया से मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि मानव जैसे प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में रहे होंगे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु वे खड़े होकर चलते थे। और फिर 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रालोपिथेसीन ये पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहे होंगे। कुछ प्रमाण बताते हैं कि ये हथियारों से शिकार करते थे, किंतु फल को खाते थे। खोजी गए जीवाश्म में से जो कुछ हड्डियां थी वो बहुत ही भिन्न थी। इस प्राणी को पहला मानव कहा गया और ये थे होमो हैबिलिस। इनकी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच की रही होगी और ये मांस नहीं खाते थे। अब दोस्तों 1891 में जावा में खोजे गए जीवाश्मों से अगले चरण का पता लगा। यह चरण था होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व पहले हुआ था। यहाँ पर आप होमो इरेक्टस नर और होमो इरेक्टस मादा की दोनों की आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कैसे दिखते होंगे। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था, जो कि लगभग 900 सीसी का रहा होगा, और ये मांस खाते थे। फिर इसके बाद दोस्तों मानव विकसित हुए और ये बने निएंड्रटाल मानव। निएंड्रटाल मानव 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। और दोस्तों हिमयुग के समय होमोसेपियंस, जो कि मॉडर्न मैन जिन्हें हम कहते हैं, वो विकसित हुए। मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व की थी।
और ऐसी ही गुफा चित्र आप देख सकते हैं आज भी। एक जो चित्र है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका रॉक आश्रय में है। तो आप वहां पर ऐसे प्राचीन काल मानवों से बने हुए गुफा चित्र देख सकते हैं। और दोस्तों, कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। और आज तो हम जानते ही हैं कि ये पृथ्वी पर कितने सारे जीव रहते हैं और कैसे ये विकसित हुई है, और आगे जाकर ना जाने कितनी और ज्यादा विकसित होगी। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय विकास समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने जाना विकास का संक्षिप्त विवरण, और साथ ही में हमने मानव का उद्भव और विकास को भी समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी पुस्तक के ये 2 टॉपिक्स और ये पूरा का पूरा अध्याय समाप्त कर दिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चनों को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रश्न आपसे इस अध्याय के पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।